ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है साउंड। इसके हमने ऐसे कर लिए थे। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो ये ऑल दो फॉर्मेटिव में जा चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि ये ईजी है। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पियानो एंड वायलिन गिव्स कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म ऑन ऑसिलोस्कोप। यानी कि जो उसकी वेव फॉर्म होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, सिंपल नहीं होती। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ये तो ठीक है। साउंड ट्रेवल्स ड्यू टू वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एयर, ये भी ठीक है। एक जगह पर ज़्यादा प्रेशर है, एक जगह पर कम प्रेशर है। साउंड ट्रांसफर एनर्जी अलॉन्ग विद मैटर, तो ये गलत है। जो साउंड है, यानी कि जो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर सी है, क्योंकि उन्होंने गलत ऑप्शन के बारे में पूछा है। जो साउंड है वो आपके पास एनर्जी तो ट्रांसफ़र करता है, लेकिन मैटर उसके अंदर कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, लेकिन वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता। साउंड इज़ कंप्रेशनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन, सबसे तेज़ किस में है, तो दैट इज स्टील। स्टील में सबसे ज़्यादा करीब होते हैं पार्टिकल्स। वाटर और एयर में तो नहीं, रबड़ भी सॉलिड है, लेकिन रबड़ क्योंकि मेटल नहीं है उसमें, फिर भी थोड़े थोड़े दूर होते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, वट इज इट्स स्पीड इन वैक्यूम। अब वैक्यूम में ऑफ कोर्स जो है साउंड ट्रैवल ही नहीं करता, तो उसकी स्पीड जो है दैट विल बी ज़ीरो। The sound travels from water to an iron rod and then into air and back into water. The speed of sound will successively, पहले वो गया है वाटर टू आयरन, तो सबसे पहले तो वाटर से आयरन तो स्पीड इंक्रीज करेगी। देन वो गया है एयर, वाटर टू एयर, तो स्पीड डिक्रीज करेगी। देन वो गया है एयर से वापस वाटर में, तो अब इंक्रीज करेगी। सो ये जो ऑर्डर होगा दैट विल बी इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, यानी ए ऑप्शन। What will happen to speed of sound if frequency is doubled? It will become, तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पर सोच कर लगेगा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड भी डबल हो जाएगी, लेकिन इसका आंसर है कि स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, वो किस मीडियम में मूव कर रही है। जब आप फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, तो आपकी जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करेगी, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। ओके, इंफ्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन 20 हर्ट्ज, जो हम नहीं सुन सकते। फॉर एको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम ऑब्स्टेकल इज, जैसे हमने पिछली वीडियो में करके सॉल्व भी किया था, 17 मीटर। द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लाउडनेस ऑफ साउंड इज ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड। साउंड एंटर्ड इन ईयर इज एम्पलीफाइड बाय, अगेन ये फॉर्मेटिव में है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सो दैट इज़ दी ऑसिकल्स। तो ये ऑसिकल्स की आपकी बोन्स हैं जो कि उसको एम्पलीफाई कर देती हैं, लेकिन ये फॉर्मेटिव में है, यानी ये पेपर में नहीं आएगा। साइलेंट whistle is used to train dog. When trainer blows the whistle, human beings do not hear it, but dogs do listen. Its possible frequency is, so जो dog को whistles होती हैं वो अल्ट्रा साउंड में होती हैं, उन्हें हम नहीं सुन सकते। दैट इज ग्रेटर देन 20,000 hertz. The pitch of sound depends upon, so of course, frequency. Two sound waves having same loudness and pitch can be distinguished by one of the characteristics of sound called, तो same loudness और same pitch, लेकिन फिर भी उनको distinguish किया जा सकता है through the quality या timbre. The sensation of sound persists in our brain for about, तो जैसे हमने देखा था एक साउंड जो है वो कितनी देर तक हमारे ब्रेन पर असर रखता है, या हमारे ब्रेन को कितने गैप चाहिए दो साउंड के दरमियान उन्हें सुनने के लिए, दैट इज 0.1 सेकेंड्स। ओके, तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब हम लोग करेंगे अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। मार्क द फ्रीक्वेंसी रीजन फॉर इंफ्रासाउंड, ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रासाउंड। इनमें से हमने रीजन मार्क करना है, कौन सा इंफ्रासाउंड है, कौन सी ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रासाउंड है। बहुत ही सिंपल है। सो ऑफ कोर्स हमारे पास ये वाला जो रीजन है अप टू 10 हर्ट्ज, 0 से 10 हर्ट्ज, दिस इज इंफ्रासाउंड, IS। ये वैसे एब्रीविएशन नहीं, मैंने वहाँ पर शॉर्ट करके लिखी है। देन 20 hertz to 20,000 hertz. This is human audible frequency, HAF. And then ये वाली range, this range, this is the ultrasound जो कि 20,000 hertz से above है। ओके, सो हमने इनको मार्क कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो फॉर्मेटिव में जाएगा। दिस वन इज़ फॉर्मेटिव, इसको हम लोग नहीं करेंगे, वेरी डिटेल्ड है, बट ये सिंपली फॉर्मेटिव में है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। ओके, नेक्स्ट। व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ हार्मफुल नॉइज, असेस देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, अब शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट इज अगेन फॉर्मेटिव, वो जो ह्यूमन ईयर वाला है। सो हम लोग 2 से शुरू करेंगे। व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ हार्मफुल नॉइज, असेस देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। नॉइज पोल्यूशन या जो हार्मफुल नॉइज है उसकी सोर्सेज क्या हैं, वो कैसे जो है वो ओरिजिनेट होता है। सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो सोर्सेज उसकी कई सारी हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के करीब आपके पास जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कॉज होगी, क्योंकि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको अकाउस्टिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होगा मशीनरी का और सब कुछ का। इसके अलावा ट्रैफिक, जो गाड़ियाँ हैं रोड के ऊपर, उनसे बहुत ज़्यादा शोर पैदा होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स गाड़ियाँ नॉइज़ पोल्यूशन फैलाती हैं। इसके अलावा एयर एंड रेल, जो हवाई जहाज़ हैं उनका टेक ऑफ, लैंडिंग, और इसी तरीके से जो रेल्स हैं उनकी वजह से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन कॉज होगा। इसके अलावा घरों में जो हाउस होल्ड अप्लाइंसेस हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर मचता है। यानी वो इतने मेंटेन नहीं हैं कि वो शोर मचाते हैं ज़्यादा, या ओल्ड हैं, मॉडर्न नहीं हैं तो वो ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन पैदा हो सकता है। इसके अलावा एक फ़ाइनल है जो कि थोड़ा कम है लेकिन वो भी एग्ज़िस्ट करता है, और वो है नेचर की वजह से। नेचर का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर नेचर की जो है वो एक्सप्लोजन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बिल्कुल वहाँ पर भी नॉइज़ पोल्यूशन होगी, जैसे नियर वोल्केनोज़, या फिर इवन जो बहुत ज़्यादा ज़ोरदार लाइटनिंग होती है या थंडर स्टॉर्म्स, उनसे भी नॉइज़ पोल्यूशन पैदा हो सकता है और आपके कानों को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है उसका इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी ह्यूमन्स के ऊपर उसका क्या असर होगा। अगर हम लोग ह्यूमन्स के ऊपर उसके असर की बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो फ़ोकस है वो जो है वो ख़राब होगा, यानी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसके बाद आपके जो है वो कानों को नुकसान हो सकता है, तो हियरिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है वो कानों को ख़राब कर सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस बढ़ सकता है ज़्यादा शोर से। इसके अलावा आपका जो है मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो है वो ठीक नहीं है। तो ह्यूमन्स के ऊपर भी इसके काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए हमें अकाउस्टिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हाउ डू एनिमल्स यूज़ इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन, कंपेयर दिस विद ह्यूमन कम्युनिकेशन मेथड्स। तो एनिमल्स इंफ्रासाउंड को कैसे यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी एसएलओज में एलिफेंट्स की, कि एलिफेंट्स जो हैं वो इंफ्रासाउंड को यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, और कई किलोमीटर्स दूर तक वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एलिफेंट था, उसने देखा कि एक पानी का जो है वो नहर है, तो वो इंफ्रासाउंड भेजेगा और तमाम एलिफेंट्स को गैदर कर देगा, ताकि जो उसकी हर्ड के तमाम एलिफेंट्स हैं वो सब उस पानी पर पहुँच सकें। तो इस तरीके से एनिमल्स इंफ्रासाउंड को यूज़ करते हैं, और हम लोग इसको नहीं सुन सकते। कई सारे एनिमल्स इसको यूज़ करते हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता, क्योंकि इंफ्रासाउंड हम नहीं सुन सकते। फिर वो कहते हैं कंपेयर दिस विद ह्यूमन कम्युनिकेशन मेथड्स। तो हम लोग तो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़, बल्कि इतना हम शायद ज़्यादा ना जाते हों, लेकिन खैर ये 20,000 हर्ट्ज़ का मतलब ये नहीं कि वो आवाज़ ऊँची है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के दरमियान हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जो ह्यूमन ऑडिबल रेंज है। अ, और हमारे कम्युनिकेशन कई किलोमीटर्स दूर नहीं जा सकती। हमारी कम्युनिकेशन का मेथड और है, हम लोग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जानवर लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करते, वो बस इंफ्रासाउंड को डिटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। तो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के बारे में हमने पढ़ा था। हम एक टैंक लेंगे जिसके अंदर हम कोई भी डिटर्जेंट या इवन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर फिर हम लोग अपना मटेरियल, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी जिसको हमने क्लीन करना है उसको रख देंगे। अल्ट्रासाउंड फेंकेंगे, अल्ट्रासाउंड की वेवलेंथ बहुत कम है, सो वो इसके अंदर तक जा सकेगा, इसके अंदर कैविटेशन करेगा, और पानी जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे क्लीन कर देगा और तमाम गंदगी इसके ऊपर से उतार देगा, इवन टाइनी टाइनी क्रैक से भी। तो ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग है। ये बहुत प्रिसाइज तरीका है और इसकी कोई इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी सी लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले तो एडवांटेजेस हैं कि ये एक क्लीन और प्रिसाइज वे है, इससे इतना ज़्यादा वेस्ट पैदा नहीं होता।
आप इवन पानी को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट है। बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत गंदी चीज़ों के लिए आप डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी से भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम होता है। तो एक तो ये है कि ये क्लीन है और प्रिसाइज़ है। इसके अलावा इसका एक एडवांटेज ये है कि ये आपकी जो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो नो डैमेज। यानी आपका जो मटेरियल है उसको इससे साफ़ करते हुए आम पानी से कोई नुकसान नहीं होने वाला, अगर ठीक तरह से हैंडलिंग की जाए। बाकी तरीकों से अक्सर आपकी जो डेलिकेट चीज़ें हैं वो टूट भी सकती हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस का एक हिस्सा है। इसके अलावा इसका एक एडवांटेज ये है कि नो नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि अल्ट्रासाउंड इंसान नहीं सुन सकता, तो इससे कोई भी जो है वो नॉइज़ की पोल्यूशन नहीं होगी। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा अगर हम लोग लिमिटेशंस की बात करें, तो एक जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि आपका जो मटेरियल है वो टैंक से छोटा होना चाहिए। आपको एक टैंक में मटेरियल को फिट करना होगा। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत बड़े-बड़े टैंक्स की ज़रूरत होगी। सो मटेरियल साइज़ डिपेंडेंट, यानी ये मटेरियल के साइज़ पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा ये एक्सपेंसिव है, ये इतना चीप नहीं है। जो अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करना है वो इतना आसान नहीं है। इसके अलावा आपको बार-बार इसकी पूरी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो तीसरा पॉइंट भी ये है मेंटेनेंस। जो अंदर आपने पानी डाला हुआ है उसको आपको बार-बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर जो सारी उसके ऊपर से उसने सफाई की है वो उसके अंदर इकट्ठी होती जाएगी। तो फिर आपको बार-बार मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। और इसी के साथ-साथ आपका जो टैंक है उस वक़्त सबकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी कि कहीं अल्ट्रासाउंड से उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक क्लीन और प्रिसाइज़ तरीका है सफाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज़ साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड्स एंड गैसेस? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। सिंस वो टाइटली पैक्ड हैं, तो जो वाइब्रेशंस हैं पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड की, उसके लिए ट्रैवल करना बहुत आसान है। सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल करीब-करीब हैं। पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना है तो उसी से साउंड वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट होगी। जब पार्टिकल्स करीब-करीब होंगे तो उनके लिए वाइब्रेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक-दूसरे को टकरा के वाइब्रेट करना है। लेकिन लिक्विड्स एंड गैसेज़ में पार्टिकल्स दूर हैं, तो इसलिए वहाँ पर साउंड की स्पीड ऑटोमैटिकली कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू प्लास्टिक ग्लासेस विद अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन देम कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट देन मेयरली शाउटिंग थ्रू द एयर? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो एक स्ट्रिंग टेलीफ़ोन की बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग टेलीफ़ोन। वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक टेलीफ़ोन को बनाने का तरीका है बहुत ही सिंपल। वो ये है कि अगर आप एक कप लें प्लास्टिक का, उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच करें और उसको कहीं दूर तक ले जाएँ और वहाँ पर एक और कप हो। तो अगर आप इस कप में मुँह करके कुछ बोलेंगे अ, अगर आप इस कप में मुँह करके कुछ बोलेंगे, सो वो इसके बॉटम पर जाकर इस जगह को वाइब्रेट कराएगा और फिर वो वाइब्रेशन इस स्ट्रिंग के थ्रू पास करके इधर आ जाएगी और फिर इधर जिस बंदे ने अपना कान लगाया होगा, वो उस वाइब्रेशन को सुन सकेगा। अब इस तरीके से अगर आप सिर्फ़ हवा में से बोलेंगे या आप एक स्ट्रिंग लगाकर बोलेंगे, तो इसमें स्ट्रिंग टेलीफ़ोन एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। इससे क्या होगा कि एक तो ये कि वो सॉलिड के थ्रू जा रहा है, सो ऑटोमैटिकली जो स्पीड है वो फ़ास्ट हो जाएगी। लेकिन उससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप एयर में शाउट करते हैं, तो वो हर तरफ जो साउंड की वेव्स हैं वो डिस्पर्स होती हैं। आप बोलेंगे तो साउंड की वेव्स इधर भी जाएँगी, साउंड की वेव्स इधर भी जाएँगी। अ अ, ख़ैर इधर इस केस में भी इधर तो जाएँगी, लेकिन इसके बाद जब वो इधर पहुँच जाती हैं, तो वैसे एयर में हर तरफ उन्होंने फैलना था। लेकिन अब चूँकि सिर्फ़ एक स्ट्रिंग है जिसके ऊपर यहाँ पर एक वाइब्रेशन हो रही है, तो वो वाइब्रेशन सिर्फ़ उस स्ट्रिंग में कैरी ऑन होती है, उस स्ट्रिंग से बाहर नहीं निकलती। तो इस तरह से वो कॉन्सन्ट्रेटेड होकर साउंड जब यहाँ पहुँचता है, तो वो काफ़ी ऊँचा होता है। जैसे कि डायरेक्टली एयर में शाउट किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल आंसर है। सबसे पहले अगर उनकी सेम लाउडनेस है तो पिच से आप उनके दरमियान डिफरेंस पता कर सकते हैं। अगर इवन उनकी पिच भी सेम है तब भी उनके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस होगा, जो कि आप टिम्ब्रे से पता चला सकते हैं। यानी कि साउंड्स की 3 मेन चीज़ें हैं, लाउडनेस, पिच और टिम्ब्रे। अगर उन दोनों की लाउडनेस सेम है फिर भी आपको उन दोनों में फ़र्क महसूस होगा, वो दोनों एक जैसे नहीं लगेंगे। ईदर वो फ़र्क हो सकता है पिच की वजह से, टिम्ब्रे की वजह से या दोनों की वजह से। अगर तो उनकी पिच भी सेम है फिर भी आपको उनमें फ़र्क पता चलेगा, वो टिम्ब्रे की वजह से होगा। 2 साउंड सिर्फ़ तब आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे जब उनकी लाउडनेस, पिच, टिम्ब्रे और तीनों सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Explain during a match in cricket stadium, you see a batsman striking the ball, but we hear stroke sound slightly later. Explain this time difference. So यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर आप एक क्रिकेट स्टेडियम में जाएं और आप काफ़ी दूर बैठे हैं, यानी जहाँ पर बैटर बॉल को मारेगा, वहाँ बैट्समैन बॉल को मारेगा, उससे आप काफ़ी दूर हैं, तो अगर आप उसको बॉल को मारते हुए देखते हैं, अगर ये बैट है और वो इस तरह से बॉल को मारता है, तो कुछ इस तरीके से तो अगर वो बॉल को मारता है और आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ देर बाद पहले आपको नज़र तो आ जाएगा कि वो बॉल को मारा है, लेकिन आपको जो उसकी आवाज़ है, वो जो ठक की आवाज़ है, वो थोड़ी देर बाद सुनाई देगी। उसका रीज़न ये होगा कि आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो जो आप चीज़ देख रहे हैं, वो तो आप देख रहे हैं थ्रू लाइट। अब लाइट तो बहुत फ़ास्ट है, एक्सट्रीमली फ़ास्ट है। सो आपको वो तो फ़ौरन नज़र आ जाती है, यानी जैसे ही वो मारता है, आपको उसी वक़्त नज़र आ जाता है कि वो मारा है। लेकिन साउंड साउंड काफ़ी तेज़ है, आपको काफ़ी जल्दी आवाज़ आ जाती है, लेकिन वो फिर भी लाइट से काफ़ी स्लोअर है, मच स्लोअर रिलेटिवली। वैसे तो तेज़ है, लेकिन अगर लाइट के साथ कंपेयर किया जाए, तो फिर लाइट से तो काफ़ी स्लो है। सो आपको नज़र तो फ़ौरन आ जाता है, क्योंकि लाइट ने आपको दिखाना है, लाइट तो फ़ौरन आपकी आँखों तक पहुँच जाएगी, लेकिन जो आवाज़ है, साउंड, चूँकि आप काफ़ी दूर बैठे हैं, तो वो लाइट से थोड़ी देर बाद पहुँचेगी। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा एक डिफ़रेंस मिलेगा टाइम का, लाइट और साउंड के दरमियान, और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे उस बैटर को। ओके, नेक्स्ट। व्हेन अ पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हियर इट्स साउंड, व्हाई? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर एक पेंडुलम है और अगर वो वाइब्रेट कर रही है, तो ये हुई आपकी पेंडुलम। एक स्ट्रिंग है और उसके नीचे एक बॉब है और वाइब्रेट कर रही है, यानी उसको आप मूव करा रहे हैं, वो ऊपर जाएगी, फिर इधर आएगी और फिर इधर से वापस इधर आएगी। सो दिस इज़ अ सिंपल पेंडुलम। अगर वो वाइब्रेट करती हैं तो हमें उसकी आवाज़ नहीं आती, क्यों? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, जो पेंडुलम की वाइब्रेशन है, उसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो वो इधर 1 हर्ट्ज़ है, या बहुत तेज़ पेंडुलम्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हर्ट्ज़ है, इन दोनों के दरमियान है। यानी 1 सेकंड में या तो पेंडुलम 1 चक्कर कंप्लीट करती हैं, या अगर बहुत तेज़ है तो 2 चक्कर कंप्लीट करेगी। अब जो साउंड है, वो हमेशा जो चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है, एग्ज़ैक्टली उसी की फ्रीक्वेंसी का होता है। जिस फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ वाइब्रेट कर रही है, उसी फ्रीक्वेंसी से वो साउंड भी वाइब्रेट करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी से वो साउंड वेव भी होगी, क्योंकि वही चीज़ एयर के पार्टिकल्स को आगे पीछे मूव कर रही है, तो उसी फ्रीक्वेंसी से एयर के पार्टिकल्स आगे पीछे मूव होंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी की जो साउंड प्रोड्यूस होती है इस पेंडुलम की वजह से, वो हमारी जो ऑडिबल रेंज है उससे बाहर है। हमारी ऑडिबल रेंज जो है, जो कान सुन सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, वो है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। अब ये 1 हर्ट्ज़ या 2 हर्ट्ज़ और 20 हर्ट्ज़ से बहुत कम है, तो हम इस साउंड को सुन नहीं सकते। ये साउंड होती ज़रूर है, शायद कुछ और जानवर इसको सुन सकते हैं, लेकिन इंसान इसको नहीं सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two students are talking in the corridor of your school. You can hear them in your classroom, but you can't see them. How? तो वो कह रहे हैं कि आपके स्कूल का कॉरिडोर है और उसके अंदर 2 बच्चे जो हैं वो बातें कर रहे हैं, और फिर आपका क्लासरूम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपका क्लासरूम और ये आपका कॉरिडोर है बाहर, और 2 बच्चे इधर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। लेकिन आप अंदर हैं। तो अब वो जो बातें कर रहे हैं, आपको उसकी फिर भी आवाज़ आ रही है, हालाँकि आपको वो नज़र नहीं आ रहे, वो तो बाहर खड़े हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, क्योंकि साउंड की वेव जो है, वो जब इधर कॉर्नर से गुज़रेगी, तो वो अंदर की तरफ डिफ्रैक्ट कर जाएगी। और ऑल्दो आप उनको सुन नहीं सकते, लेकिन साउंड की वेव इस तरह से बेंड करके अंदर पहुँच जाएगी और आप आवाज़ को सुन सकेंगे, जो वो बाहर बातें कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। What steps would you take to stop echo and reverberation effects in a large room? तो echo और reverberation दोनों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। echo थी जब 0.1 सेकंड्स के बाद साउंड की वेव रिफ्लेक्ट करके आती थी, और reverberation था या थी जब वो जो साउंड की वेव थी वो 0.1 सेकंड से पहले आपके पास वापस आ जाती थी। तो echo में तो आपको अपनी आवाज़ वापस आती थी, लेकिन रिवर्बरेशन में सिर्फ वो साउंड थोड़ा लंबा रिपीट हो जाता था, जैसे हाय, इस तरह करके वो साउंड जो है वो रिपीट हो जाता था, क्योंकि वो साउंड इतना जल्दी वापस आ जाता था कि ब्रेन को समझ नहीं आती थी कि ये 2 डिफरेंट साउंड्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन ये हैं दोनों रिलेटेड, दोनों ही एक ही प्रोसीजर से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू स्टॉप एको एंड रिवर्बरेशन इफेक्ट्स इन अ लार्ज रूम? एक बड़ा कमरा है तो एको पॉसिबल है,
और रिवर्बरेशन तो छोटे कमरे में भी पॉसिबल है 17 मीटर से, अगर डिस्टेंस कम भी है तो। और इधर अगर आप हैं और आप कुछ बोलते हैं तो एको उसकी आती है, तो आप कैसे उसको कम कर सकते हैं? इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो दीवारें हैं सबसे पहले उसको सॉफ्ट मटेरियल से कोट करेंगे, यानी आप ये इंश्योर करेंगे कि वो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। जो रिफ्लेक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आपके पास जो आपकी एको है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, यानी रिवर्बरेशन तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अक्सर जगहों पर आपने देखा होगा वो वुड की प्लैंक्स से जो है जो जैगेड तरह की प्लैंक से इसको कवर कर देते हैं वॉल को। इससे क्या होता है कि जो तमाम का तमाम साउंड है वो स्कैटर हो जाता है, वो हर जगह पर, जब वो इधर आएगा तो वो इधर, इधर आएगा तो इधर, तो वो हर जगह पर फैल जाता है, तो उससे भी एको काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सॉफ्ट मटेरियल्स को यूज़ करें, इससे आप लोग एको को कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम लोग न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, लॉन्ग हम नहीं किया करते क्योंकि लॉन्ग के अंदर कोई इतनी कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं होती। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, अ टूरिस्ट clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound is taken as 344 meters per second? 344 meters per second तो स्पीड है। और जो टाइम है जितना साउंड वेव को लगा है वापस आने में, क्योंकि यहाँ पर एक क्लिफ है, एक पहाड़ है और एक टूरिस्ट खड़ा है और वो अपने हाथों को क्लैप करता है, तो उसको अपनी आवाज़ एको वापस सुनाई देती है 5 सेकंड के बाद। तो डिस्टेंस का मतलब है काफ़ी ज़्यादा है, वरना एको तो 0.1 सेकंड्स के बाद भी सुनाई दे सकती है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, यानी ये डी डिस्टेंस क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो टाइम है दैट इज़ 5 सेकंड्स, और जो टोटल डिस्टेंस है जो साउंड ट्रैवल करेगा वो 2D होगा, क्योंकि जो साउंड है वो यहाँ जाएगा एंड देन फिर वापस आएगा, तो वो डबल डिस्टेंस तय करेगा। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो उसके हाफ होगा, सिर्फ वो लीनियर डिस्टेंस होगा। हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएं, दैट इज़ v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। v इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है वो ही हमने, नहीं, v इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि ओवरऑल जो डिस्टेंस वो तय कर रहा है साउंड दैट इज़ 2d, हमने ओवरऑल डिस्टेंस लिखनी होती है। देन आवर वेलोसिटी इज 344 मीटर्स पर सेकेंड, टाइम उधर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5 सेकेंड इज इक्वल टू 2d। 2d इज 344 multiplied by 5, that is going to be 1720, and then d becomes 860 meters. ये है आपका डिस्टेंस का आंसर, अगर ऊपर देखें तो वो आंसर के साथ मैच होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 meters per second if its wavelength is 45 centimeters. Find the frequency of these sound waves. बहुत ही सिंपल है, आपको पिछले चैप्टर से याद होगा जो वेव्स का फॉर्मूला था, साउंड इज़ अ वेव, तो वो वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा, लाइट के लिए भी। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव भी किया था पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में, उसके एसएलओस में। एनीवेज बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। स्पीड वेलोसिटी है आपके पास 1500 मीटर्स पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय आप आपने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा, ये उधर आकर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा इज वेवलेंथ, 1500 meters per second divided by the wavelength that is 45 सेंटीमीटर्स। लेकिन ये फार्मूला इज अकॉर्डिंग, ये एसआई यूनिट्स के मुताबिक है, यानी यहाँ पर एसआई यूनिट्स के बगैर भी काम तो चल जाएगा, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर मीटर्स है और नीचे सेंटीमीटर्स है, हमारे पास यूनिट्स सेम होने चाहिए। 45 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 0.45 मीटर्स। ओके, अगर आप लोग इस वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें और दोनों सेंटीमीटर में यूज़ करें तब भी आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट है दैट इज सिंपली हर्ट्स पर सेकंड, उसमें डिस्टेंस का तो कोई यूनिट ही नहीं, तो यूनिट्स तो वैसे ही कैंसिल होने हैं, तो अगर दोनों सेंटीमीटर्स में हो तभी आपका आंसर सेम आएगा। और कुछ जगहों पर ऐसा नहीं होगा, यानी और फार्मूलाज में जहाँ पर एक्चुअली में जो जिस चीज़ को आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके यूनिट्स में जिस चीज़ को आप कैंसिल आउट कर रहे हैं उसका यूनिट होगा, तब आपको एक्जैक्टली ऐसा यूनिट्स इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन एनीवेज हम यहाँ पर 0.5 मीटर्स यूज़ करेंगे, तो 1500 डिवाइडेड बाई 0.45, तो ये तो आ जाता है 3333 अगेन, जैसे आपको पता है मीटर्स कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ पर सेकंड आपके पास बच जाता है, जिसको हम लोग हर्ट्स भी कहते हैं, हर्ट्स। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 300 है, 33 और इसके बाद 0.3 रिपीटिंग भी है, तो आपके पास जो आपकी फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा दैट विल बी 3333.3 रिपीटिंग हर्ट्स, यानी रिपीटिंग का मतलब है कि ये हमेशा के लिए चलता रहेगा आगे 3। ओके, नेक्स्ट।
A sound wave in seawater travels at speed of 1500 meters per second. It is sent and detected back after reflection from seabed in 8.5 seconds. Find the distance from surface to the bottom of the sea. सो ये सोनार जिसके बारे में हमने ऐसा लोगों ने बात की थी उसका एक क्वेश्चन है किस तरह से हम लोग सी बैट की जो है वो डिस्टेंस पता चला सकते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास ये सी वाटर है एंड देन इसके नीचे आपके पास सी बेड है। सी बेड होता है जो समुद्र के अंदर जाकर ज़मीन आ जाती है, जब जहाँ समुद्र ख़त्म हो जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर भी आखिरकार ज़मीन आती है। तो दिस इज़ द सी बेड। इधर ऊपर आपके पास एक शिप है या कुछ भी है। सो आपके पास एक शिप है और ये शिप आपके पास जो है नीचे की तरफ अल्ट्रासाउंड की जो है वो रेज़ भेजेगी। ये नीचे जाएँगी और ये नीचे से रिफ्लेक्ट करके वापस ऊपर आ जाएँगी। ओके, सो इस तरीके से ये अल्ट्रासाउंड टेस्ट की आवाज़ तो आपको नहीं आने वाली। दिस इज़ सोनार, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट अब उन्होंने आपको बताया है कि स्पीड तो हमें साउंड की सी वाटर में पता है, दैट इज़ अ नोन थिंग। तो जो स्पीड है वो दैट इज़ ऑलवेज़ 1500 मीटर्स पर सेकंड इन सी वाटर। एयर में ऑफ कोर्स ये कम है। देन जो टोटल टाइम लगा है इसको कवर करने में, यहाँ से यहाँ जाने में और वापस आने में, दैट इज़ 8.5 सेकंड्स। और जो टोटल डिस्टेंस है वो उसको आप डी कह सकते हैं, लेकिन चूँकि हम डी कह रहे हैं इसको, हम लोग यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है, हम तो इसको कुछ भी कह सकते थे, हम इसको डी कह रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को। लेकिन ये तो सिर्फ़ इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। जो साउंड ने एक्चुअली में डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, उसने इधर जाना है फिर वापस आना है। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2D। अब ये जो है वो आप इसको फ़ॉर्मूले में कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। जो फ़ॉर्मूला है v इज़ इक्वल टू dt, ये हमेशा ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको 2D कर देंगे, क्योंकि पहले जब ये फ़ॉर्मूला था d तो इसके अंदर टोटल डिस्टेंस थी। अब जब हमने यहाँ पर ये वाला डी लिखा है, ये सेम डी नहीं है। ये डी जो है ये तो सिर्फ 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस नहीं है। तो अगर हमने असली फॉर्मूले में लगाएं तो यहाँ पर एक्चुअली में 2D बन जाएगा, क्योंकि उसको डबल जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस विल बी v इज इक्वल टू 2D/t। और ये भी फॉर्मूला असली वाला ही है, d डिवाइडेड बाई t। ये आप समझ सकते हैं जैसे हमने d को s या कोई और नाम दे दिया है। एनीवेज, ओके, 2D divided by t, velocity is 1500 meters per second। 2D 2D, और अगर हमें एक्चुअली में d निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय द टाइम, दैट इज़ जो टोटल टाइम उसको लगेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 8.5 सेकेंड्स। सो ये आपके पास 2D आ जाएगा। तो 2D आपके पास आने लगा है, कैलकुलेटर पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1500 मल्टीप्लाइड बाय 8.5। So this is going to be 12750 meters, and then D is going to be answer divided by 2, 6375 meters। तो ये होगा आपके पास आपका D का आंसर। ओके, ऊपर आप देखेंगे तो मैं वो मैच करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A physician counts 69 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of the heartbeats। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि साउंड के साथ साउंड के टॉपिक के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही सिंपल है। जो प्रोसीजर्स हमें पहले पता हैं उन्हीं से ये सॉल्व होगा। इसमें वेव्स के बजाय उन्होंने हमें बताया है कि 69 हार्ट बीट्स, यानी कि 1 मिनट में 69 बार हार्ट जो है आपका दिल जो है वो धड़क रहा है। ये फिजिशियन यानी कि डॉक्टर ने काउंट किया है। फिजिशियन फिजिस्ट पढ़ने वाला नहीं, फिजिशियन डॉक्टर होता है, वो फिजिसिस्ट होता है। 69 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। अब फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड हमने तो अभी तक वेव्स में पढ़ा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड जो है वो हर जगह अप्लाई होता है। फ्रीक्वेंसी इज जस्ट कि एक सेकंड में वो जो भी चीज़ है वो कितनी बार होगी, एंड टाइम पीरियड इज वो जो भी चीज़ है उसको कितना टाइम लगेगा। सो फ्रीक्वेंसी वो जो भी चीज़ है दैट इज 69 हार्ट बीट्स, वो एक सेकंड में कितनी होगी। अगर 69 एक मिनट में हो रही हैं तो एक सेकंड में 69 डिवाइडेड बाय 1 मिनट होगा। लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है पर सेकंड, हमें ऐसा यूनिट से निकालना है तो हमें पहले इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। पर सेकंड मीन्स हर्ट्स। सो 1 मिनट 60 सेकंड्स। तो अगर हम लोग डिवाइड आउट कर दें 69 डिवाइडेड बाय 60, दिस गिव्स अस 1.15। नीचे है तो पर सेकंड 1.15 हर्ट्स। तो ये तो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोगों ने टाइम पीरियड निकालना है, वी ऑल नो द फार्मूला 1/f, 1/1.15 हर्ट्स, 1/1.15 हर्ट्स अगर आप लोग करेंगे तो दिस इज अराउंड 0.8696 सेकेंड्स। ओके, हमने ये सवाल भी सॉल्व कर लिया है। जो टाइम पीरियड है दैट इज 0.8696 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Find the range of wavelengths at speed 343 meters per second for audible frequency range 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के अंदर इस रेंज में जो आपके पास रेंज ऑफ वेवलेंथ है वो कैलकुलेट करें। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अगर आपके पास जिस मीडियम में आप नाप रहे हैं उसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ 343 मीटर्स पर सेकंड, तो आप एक्चुअली में वेवलेंथ निकालें, इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ निकालें, वेवलेंथ में रेंज को लिखें। सो बहुत ही सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम लोगों को वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा को इस तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाता है v डिवाइडेड बाई एफ। तो सबसे पहले हमें निकालना है 343 मीटर्स पर सेकंड। सबसे पहले हमें निकालना है फॉर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, यानी 20 पर सेकंड कैंसिल, सिर्फ मीटर बच जाएगा जो कि वेवलेंथ का यूनिट है। 343 डिवाइडेड बाय 20 17.15 मीटर्स। तो ये तो हो गई हमारी पहली रेंज। देन आपके पास जो नेक्स्ट रेंज होगी दैट इज गोइंग टू बी 20 किलो हर्ट्ज के लिए, यानी 20,000 हर्ट्ज। जब मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ 343 डिवाइडेड बाई 20,000 हर्ट्ज, तो दैट इज 0.01715 मीटर्स। तो हमारे पास जो रेंज बनेगी फ्रीक्वेंसीज में तो ये थी, लेकिन इन वेवलेंथ दैट इज़ 17.15 मीटर इंटू से लेकर 0.01715 मीटर्स तक की वेवलेंथ हम सुन सकते हैं। तो आप वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी किसी में भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एक कॉमन वे है। और आप देख सकते हैं कि उल्टा होगा, जहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी उधर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आप देखें सो स्पीड तो आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसको कांस्टेंट कर दिया, सो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वो चीज़ फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 सेकंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम ग्राउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 340 मीटर्स पर सेकंड। सो वो कह रहे हैं थंडर स्टॉर्म में जो वही बात है, जब आप लाइटनिंग को देखते हैं आसमान में, बिजली को आप लोग देखते हैं इधर खड़े होकर, जब आप बिजली को देखते हैं तो बिजली आपको नज़र तो फ़ौरन आ जाती है, लेकिन जो उसकी आवाज़ है वो आपको थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो काफ़ी कम है लाइट के कमरे में। तो लाइट तो बहुत पहले आ जाती है, हमें नज़र तो फ़ौरन आ जाती है, लेकिन उसकी जो अंदर जो उसकी आवाज़ है वो थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देती है। तो वो ये कह रहे हैं कि थंडर साउंड इज़ हर्ड आफ्टर 3 सेकंड्स ऑफ लाइटनिंग। जब आपको नज़र आई उसके 3 सेकंड बाद आपको आपकी आवाज़ आई है साउंड की। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से मतलब वी आर अज्यूमिंग कि हम एग्जैक्टली ग्राउंड पे हैं, तो वो हम हमारी जो डिस्टेंस होगी हमारी आंखों से या हमारे कानों से, वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो बेसिकली हमने ये निकालनी है और ये बुनियादी तौर पर इसी के बराबर है। अब ये स्केल डायग्राम नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने बहुत छोटी दिखाई है, ये बहुत बड़ी होगी कंपैरेटिवली। तो हमने ये निकालनी है डिस्टेंस। और जो हमने सुना है 3 सेकंड बाद, हम लोग रफली कहते हैं कि ये जो टाइम है 3 सेकंड्स, यही वो टाइम है जो इस वेव को लगा है यहाँ से यहाँ आने में। ऑल्दो ये इससे हल्का सा ज़्यादा होगा, क्योंकि वेव तो उस वक़्त चल पड़ी थी जिस वक़्त लाइट चली थी, लेकिन ये 3 सेकंड्स का टाइम तो तब का है जब लाइट यहाँ पहुँच गई, उसके बाद का। लेकिन चूँकि लाइट की स्पीड इतनी फ़ास्ट है कि उसका जो टाइम है वो 0.1 से बल्कि उससे भी बहुत कम होगा, तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ये हो गया टोटल टाइम जो साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। इसके बाद जो डिस्टेंस होगी जो टाउन टोटल ट्रैवल करेगा, इस केस में वो डी ही होगा, क्योंकि इस केस में साउंड ने वापस तो जाना नहीं, इस केस में वो यही डी होगा। सो अब हम 2D नहीं लेंगे। और इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है दैट इज़ 340 इन एयर मीटर्स पर सेकंड। 330 से लेकर 350 तक की रेंज करती है। तो अब अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें, हम लोग डी ही लिखेंगे। सो नाउ हम लोग टाइम को उधर ले जाएंगे। 340 मीटर्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3 सेकंड इज इक्वल टू द डी। डी इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है that is equal to 340 multiplied by 3 second cancel, तो this becomes 120 meters। और इसके बाद हम लोग अगर इसका और यही हमारी डिस्टेंस होगी, इसका हमने हाफ नहीं करना। तो दिस इज द डिस्टेंस 1020 मीटर्स डिस्टेंस है बिटवीन द लाइटनिंग एंड द क्लाउड, बिटवीन द क्लाउड जहाँ पर लाइटनिंग हुई है एंड द ग्राउंड। ओके, ये जो लाइटनिंग है ये एक क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग है, जो कि सिर्फ क्लाउड में हुई है, ये ज़मीन तक नहीं है। ओके, नेक्स्ट, last numerical sonar sound navigation and ranging system sends ultra sound signal towards seabed. It is received back after 5.3 seconds. The speed of sound in seawater is 1550 meters per second.
फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी देयर। अब पिछली बारी 1500 थी, अब थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड हल्की-फुल्की चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। लेकिन ये बिल्कुल पिछली तरह का सवाल है, एग्जैक्टली जितना हमने पहले किया था सोनार का। ऊपर हमारे पास वाटर है, नीचे हमारे पास सी बेड है, और ऊपर से हमारे पास अल्ट्रासाउंड रेज फेंकी गई हैं जो कि रिफ्लेक्ट होके वापस आई हैं। जो स्पीड थी दैट इज 1550 मीटर्स पर सेकेंड। इसको हम लोग अगर कह दें डी, तो जो टोटल डिस्टेंस होगी टी डी दैट विल बी 2D, जो कि वो जो है वो वेव ट्रैवल करेगी। एंड देन जो आपके पास टाइम है जो लगा है दैट इज़ 5.3 सेकंड्स। तो हमने निकालना है डी, हमने निकालना है डी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। सो v इज इक्वल टू 2D डिवाइडेड बाई टी। v डॉट t इज इक्वल टू 2D, 2D is equal to 1550 meters per second multiplied by 5.3 seconds. So 1550 multiplied by 5.3, 8215, लेकिन इधर d है तो इधर 2D है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सो 8215 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज गोइंग टू बी 4107.5 मीटर। तो इसके साथ ही हमारे पास हमारे तमाम न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए। सो थैंक यू।